हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है और इस बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भूगोल विषय शुरू किया है और भूगोल विषय के अंतर्गत जिस किताब का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन, उसके चैप्टर नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। अध्याय नंबर 10 से संबंधित कुछ लेक्चर्स हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन अब बारी आती है इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने का। तो आइए एक साथ इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे पाठ का एक साथ अध्ययन करेंगे आज हम लोग। तो इस पाठ का नाम क्या है, पहले नाम मैं आपको बता देता हूं। इस पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 2। ये भाग 2 क्यों लिखा है? क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 9 भाग 1 है इसी का, ये इसका भाग 2 है। तो आइए बढ़ते एक एक करके शुरुआत करते। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो का लाभ आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर देख सकते हैं। आप इन्हीं वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आप चाहे तो अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको ये सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मॉनसूनी प्रदेश, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक इसमें बनता है वो है मॉनसूनी प्रदेश। सबसे पहले तो इस शब्द को जान लें कि मॉनसून है क्या। क्या आपने मॉनसून के बारे में सुना है? क्या आपने भारत में होने वाली वर्षा से इसका कोई जुड़ाव देखा है? तो जरूर देखा होगा कि भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून से ही तो होती है। जून महीने में भारत में मानसून का प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम भाग से। तो दक्षिण पश्चिम भाग से भारत में जून महीने में मानसून प्रवेश करता है और इससे पूरे भारत में मानसूनी वर्षा होती है और इसी शब्द से बना है मानसूनी प्रदेश। तो भारत में जो वर्षा हो रही है, भारत जैसे कई देशों में भारत जैसी वर्षा होती ही होगी, वहाँ पर भी मानसून आता होगा। अब विशेषकर हमारा देश तो नहीं है जहाँ पर केवल मानसून आता, कहीं और आता ही नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में मानसून जैसी प्रक्रिया होती है और उन्हीं सब देशों को हम लोग मानसूनी प्रदेश कहते हैं, जो मानसूनी जलवायु से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं उन प्रदेशों की। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वैसे तो हम लोग उष्ण कटिबंध में आते हैं, लेकिन इस उष्ण कटिबंध में भी जो वर्षा होती है वो मानसून की वजह से होती है, इसलिए इसकी जलवायु क्या हो गई? मानसून पर निर्भर जलवायु होती है। क्योंकि अगर मानसून कमजोर हुआ तो बारिश कम होगी, जलवायु में प्रभाव तो पड़ेगा। और अगर मानसून बहुत अच्छा आया तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो जलवायु पर प्रभाव तो पड़ेगा। इसलिए तो जलवायु को प्रभावित करता है ना मानसून, इसलिए इसको मानसूनी प्रकार की जलवायु हमारे भारत को कहते हैं। मौसमी पवनों द्वारा जहां जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। इन्हीं मौसमी पवनों, कौन सी मौसमी पवन? इन मानसूनी मौसमी पवनों के द्वारा दुनिया के जिस जिस क्षेत्र में वर्षा होगी, बारिश होगी, उन सभी क्षेत्रों को मानसूनी पवन का क्षेत्र कहते हैं या मानसूनी क्षेत्र के नाम से जाने जाएंगे, मानसूनी प्रदेश के नाम से जाने जाएंगे। तो ये प्रदेश आखिर है कौन, इनका विस्तार हम लोग समझ सकते हैं। कुछ और चीज़ें देखना है, मैं इस पर मैप पर दोबारा से आऊँगा। कुछ काम की चीज़ पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होते हैं। देखो, 0 से 5 डिग्री के बीच में ऐसे मानसून से कोई वर्षा नहीं होती है। 5 डिग्री से ऊपर ही ये प्रदेश पड़ेंगे, क्योंकि भारत का केरल 8 डिग्री पर है। तो आप सोच सकते हैं 8 डिग्री से ऊपर है, तो हम लोग इसको ओरिजिनली क्या पढ़ते हैं? 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ये प्रदेश पाए जाते हैं। जो भी महाद्वीप हो, उन सभी महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रदेश पाए जाते हैं। यही कारण है कि सऊदी अरब वगैरह जो है यहाँ पर कोई मानसून नहीं आएगा, क्योंकि वो पश्चिमी तट में है और हम लोग पूर्वी वाले दक्षिण पूर्वी वाले इलाके में आ ही जाते हैं। तो हमारे भारत में, भारत के साथ साथ थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में भी इस प्रकार की मानसूनी वर्षा होती हैं, क्योंकि पूर्वी भाग में है। तो पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर ध्यान रखना है इस चीज़ को। यहाँ ग्रीष्म काल काफी गर्म होता है और नम होता है। नम का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र। नम का मतलब होता है आर्द्र, नमी होती है, मतलब यहाँ पर बारिश हो सकती है। शीतकाल काफी ठंडा होता है और शुष्क होता है, यानी शीत ऋतु जो होती है वो ठंडी भी होती है और सूखी भी होती है। तो शीत ऋतु में ठंडा और सूखा दोनों होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, देखिए यह एशिया जो है
पहले तो मैं आपको ऐसे बना के बता दूं ना कि 0 से 5 डिग्री कहाँ पड़ता है, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, इसका जो सबसे बीच वाला लाइन होता है, जो हर बार हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तो आपको रट गया होगा, 0 डिग्री, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 डिग्री लाइन खींच दी हमने, और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का जो लाइन खींचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानसूनी प्रदेश। यही तो है वो मानसूनी प्रदेश। इसी मानसूनी प्रदेश को मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये अब यही मानसूनी प्रदेश चाहे तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। ये हो गया आपका 5 डिग्री, 5 डिग्री, और ये हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 5 डिग्री और 30 डिग्री। 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी प्रदेश कहते हैं। ये आपका मानसूनी प्रदेश, ये आपका मानसूनी प्रदेश हो गया। बात समझ में आ गई? ये दोनों चीज़ें आ गई। यह प्रदेश संसार के दक्षिण पूर्वी एशिया में, दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, ये सारे आसियान के देश आते हैं। तो ये देश के नाम तो जरूर सुनोगे, भारत के पूर्व में तो है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी इलाके में है वो सारे देश यहाँ पर आएंगे। अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, जो पूर्व में तटीय भाग है, जैसे सोमालिया देख लो, केन्या देख लो, तंजानिया देख लो, इथोपिया देख लो, ये सारे पूर्वी तटवर्ती भाग है। और उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, खाड़ी वाले, कौन से खाड़ी वाले? मैक्सिको की खाड़ी वाले। मैक्सिको की खाड़ी ढूंढना आप तो मैप में आपको मिल जाएगा, मैं मैप पे आऊँगा, अभी आने वाला हूँ। पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। मध्य अमेरिका भी है और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तटीय भाग भी है। तो इसको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो ये वाला एरिया, इंडिया से लेकर के ये वाला पूरा एरिया जो है, ये मानसूनी एरिया है। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ये तो आपका एशिया होगा, ठीक भाई साहब। ये हो गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका के इन भागों में भी मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं। अफ्रीका का नीचे वाला 0 डिग्री के नीचे और ऊपर दोनों मान सकते हैं आप। वहीं अगर आप इधर बोलोगे ये वाला भाग बिल्कुल मैक्सिको की खाड़ी, ये मध्य अमेरिका है दोस्तों, मध्य अमेरिका। और ध्यान रखना हमेशा ये पूर्वी तटों पर ही पाया जाता है, पश्चिमी तटों पर नहीं पाया जाता, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए दक्षिण अमेरिका हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो दक्षिण अमेरिका में भी कुछ हद तक पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं भाई साहब। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तर पूर्वी तटीय भाग, ये वाला इलाका, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तटीय भाग, उत्तर पूर्वी तटीय भाग। तो फाइनली हमने मैप पर अंकित कर लिया है उन क्षेत्रों को जहां पर मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आते हैं, जिसमें पूर्वी तटीय अफ्रीका के देश आते हैं, जिसमें मध्य अमेरिका और अमेरिका के खाड़ी देश आते हैं, खाड़ी से सटे हुए देश, मेक्सिको की खाड़ी से जुड़े हुए देश आते हैं, उत्तर पूर्वी तटीय भाग ऑस्ट्रेलिया का ये भी आता है। ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मानसूनी प्रदेश कहलाते हैं, जिसको अभी हमने समझा, क्योंकि 5 डिग्री से 30 डिग्री में मिलेंगे। एटलस एवं मानचित्र की सहायता से मानसूनी प्रदेश में स्थित प्रमुख प्रदेशों के नाम लिखो। दोस्तों ये आपको करना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ देशों के नाम यहाँ लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कि एशिया महाद्वीप के प्रदेश, अमेरिका महाद्वीप के प्रदेश, अफ्रीका महाद्वीप के प्रदेश कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशिया महाद्वीप के प्रदेश में कौन कौन से आएंगे। इसमें आएगा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया। इसके अलावा और क्या आएगा आपके पास में? आपके पास में आएंगे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका मध्य अमेरिका, अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आएगा खाड़ी देश, अमेरिका के खाड़ी
से जुड़े देश। अब आप सोच रहे कि आप सर आपने नाम तो लिखे ही नहीं देश की, फिर कैसे आपने हेल्प कर दी। मध्य अमेरिका देश में बहुत सारे देश आते, 7 देश आते। आपने पनामा का नाम सुना है, वो इसमें आएगा। क्या आपने ग्वाटेमाला नाम के देश का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो ये इसमें आएगा। आपने बेलीज का नाम सुना है, होंडुरास का नाम सुना है, कोस्टोरिका का नाम सुना है? तो ये जो देश है जो इसके नाम मैंने बताए हैं, कोस्टोरिका, होंडुरास, बेलीज, ग्वाटेमाला, पनामा, ये सारे के सारे देश मध्य अमेरिका देश कहलाते हैं। तो मध्य अमेरिका वाले देश आएंगे। अफ्रीका के महाद्वीप के जो देश इसमें आएंगे मानसूनी प्रदेश में, वो कौन से आएंगे आपके? सोमालिया, केनिया, इथोपिया, ये आ सकते हैं, इथोपिया, तंजानिया भी आते हैं। आप तो 5 डिग्री से 30 डिग्री में जो भी देश दिख रहा है सब लिख दो, वो आपका आंसर होगा। यूरोप महाद्वीप सटा हुआ है इससे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोप महाद्वीप की शुरुआत ही 30 डिग्री से ऊपर होती है। यूरोप महाद्वीप 5 डिग्री से 30 डिग्री में पड़ता ही नहीं है। जो पड़ता ही नहीं है उसका विस्तार यहाँ कैसे होगा? इसी वजह से यूरोप में विस्तार नहीं है। 5 डिग्री से 30 डिग्री ध्यान रखना, यूरोप 30 डिग्री के ऊपर है दोस्तों। जलवायु की बात करें तो जलवायु इस प्रदेश की ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी पड़ती है। हमारे भारत की बात कर लो, यहाँ पर ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत काल में बहुत ठंडी गिरती है। जैसे ठंड आने वाली होती है, हम लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं कि बहुत ठंड गिरने वाली इस बार, बहुत ठंड गिरने वाली इस बार। वार्षिक तापमान 60 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक होता है इन क्षेत्रों में। मिनिमम 60 डिग्री तक पहुंचता है और मैक्सिमम 40 डिग्री तक, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। और वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है औसत वर्षा। ये तो हमारे यहाँ होती है, बहुत वर्षा होती है। मानसूनी प्रदेश में वर्षा चक्रवाती भी हो सकती है, पर्वतीय प्रकार की भी होती है और संवहनी प्रकार की भी होती है। मैं आपको बता दूं ये वर्षा के 3 ही प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तीनों के तीनों प्रकार इस क्षेत्रों में होते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में भले ही कुछ समय के लिए ठंड के दिनों में चक्रवाती वर्षा देखी जाती है, लेकिन बहुत कम परसेंट है, 2% भी नहीं होती वो तो। भारत में 75% वर्षा जो होती है वो मानसून से होती है, और वो भी काई से होती है? पर्वतों की वजह से। ये पर्वत खड़े ना हमारे देश में, ये रोकते हवाओं को, और हवा ऊपर उठती है और बादल बनाती है और बारिश कर देती है। अगर ये पर्वत नहीं होते तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यूपीएससी तक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता अगर हिमालय नहीं होता। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं की लहर में, शीत लहर में भारत कभी का यहाँ पर जो है शीत लहर चले आ जाती है और भारत के लोगों को जीवन पर, जनजीवन पर प्रभाव डालती है। हिमालय नहीं होता तो हमारे मानसून को कौन रोकता? हिमालय नहीं होता तो पश्चिमी विक्षोभ को लाके माउठा कैसे आता? हिमालय का बड़ा योगदान है। हिमालय नहीं होता तो जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती? हिमालय नहीं होता तो आयुर्वेदा का ज्ञान किसे होता? हिमालय नहीं होता तो वहाँ का विविधता, जैव विविधता, वो कहाँ से आती? हिमालय नहीं होता तो नदियों का उद्गम कहाँ से होता? इतनी सारी चीज़ें तो है दोस्तों। बहुत आसान सी चीज़ पूछी थी कि क्या होता अगर हिमालय न होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने तक हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है। ये लाइन बड़ी समझने वाली है, क्योंकि इस लाइन को अगर नहीं समझा तो रट नहीं सकते, क्योंकि रटने का काम यहाँ नहीं होता है, यहाँ केवल समझाने पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाना अपना, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। ये भारत का एक नक्शा बनाया है मैंने, साउथ इंडिया ज़्यादातर इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे दिखाना किसको है? समुद्र को दिखाना। और भारत का जो समुद्री एरिया है आप तो जानते हैं क्या है। ये भारत के समुद्र इधर हैं, भारत के आसपास दोनों तरफ समुद्र हैं, बड़े बड़े समुद्र सागर हैं। एक का नाम है बंगाल की खाड़ी, एक का नाम है अरब सागर। ये तो आपको पता होगा। ये आपका बंगाल की खाड़ी इधर है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, बंगाल की खाड़ी। इधर की बात करें तो भाई साहब ये अरब सागर है, अरब सागर इधर है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी तो एक तरफ अरब सागर, दोनों चीजें हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहली लाइन लिखी गई, इस पर जरा गौर से ध्यान दो, जरा सा क्या बोल रही है। ये पहली लाइन बोल रही है कि 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती। सागर से स्थल, सागर कहाँ है दोस्तों?
सागर, ये सागर है दोनों तरफ, इससे स्थल की ओर चलेगी। कैसे चलेगी, जरा इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको महीने लिखने पड़ेंगे, और वो महीना है मई जून का महीना। मैं बात कर रहा हूं मई जून के महीने की, और मई जून के महीने में सब जानते हैं, ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मई जून के महीने में गर्मी नहीं गिरती। मई जून के महीने में गर्मी गिरती ही है, बहुत तेज गर्मी गिरती है। तो गर्मी वाला रीजन आ गया है। तो अब गर्मी गिर रही क्यों, क्योंकि सूरज कर्क रेखा पे और हम कर्क रेखा पर हैं, इसलिए गर्मी गिरती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी गिरती, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है। अगर गर्मी गिर रही है भारत के इस ऊपर पे, तो हाई टेम्परेचर तो होगा ना, तो इसमें HT लिखवा मैं। हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान बढ़ता है। और जब तापमान बढ़ता है तो किसी क्लास में मैंने बताया था कि आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तापमान सदैव दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा, तापमान घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहा तो आप ऐसे छोटे मोटे चीजों को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। अब क्या हो रहा है, यहां पर हाई टेम्परेचर हो रहा है। अगर यहां हाई टेम्परेचर हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा भाई साहब, लो होगा ना, क्योंकि उल्टा होता है पूरा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। मई जून के महीने में भारत के उत्तर के मैदान में, उत्तर प्रदेश की बात चल रही ना, उत्तर के मैदान में हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। और वहीं दूसरी ओर पानी में, देखिए धरती और पानी में, अगर कोई आपसे पूछे कि गर्मी गिर रही है तो धरती और पानी में गर्म कौन रहता है, तो आप बोलोगे सर धरती ज्यादा गर्म होगी, पानी नहीं होगा। क्योंकि धरती के गर्म होने में और पानी के गर्म होने में अंतर है। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होगा। धरती जल्दी गर्म होती, जल्दी ठंडी हो जाती। बात समझ में आई कुछ? तो कुल मिला के ये बात है कि गर्मी के दिनों में कोई भी फ्रिज से पानी निकाल के नहीं नहाता है। क्या आपने कभी गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा किया और फिर नहाए? क्या आप नॉर्मल पानी से नहाओगे तो भी पानी ठंडा है, क्योंकि पानी उस गर्मी के मुकाबले ठंडा रहता है। अगर पानी ठंडा है इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, LT लो टेम्परेचर। तापमान क्या है, न्यूनतम तापमान, और तापमान न्यूनतम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा। तापमान LT है तो प्रेशर क्या है, HP है। बात समझ में आई? यहां पर बहुत काम की चीज समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये हमेशा काम आएगी। अब एक चीज कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, किसके बारे में, हवा के बारे में। हवा हो या पवन हो, इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमेशा पवन जो है, हमेशा जो पवन है वो कहां से कहां चलेगी, पवन हमेशा चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कोई गैस मान लो आप, तो आपका गैस सिलेंडर ले लो, आपका घर का एग्जांपल है। गैस सिलेंडर में LPG गैस भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस लिक्विड में कैसे हो गई, गैस को दबा करके डाला गया इसलिए वो लिक्विड में हो गई। इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है गैस सिलेंडर का, और प्रेशर ज्यादा होता है तो जैसे उसको दबाते हो स्विच को, तो गैस बाहर निकलती है सिलेंडर से कि कमरे की गैस अंदर जाती है। तो कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि सर जो है वो गैस बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती अंदर, उस सिलेंडर में गैस बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर का दाब कमरे के दाब से ज्यादा है, और हवाएं हमेशा कहां से कहां चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसलिए उस सिलेंडर से हवा, वो गैस बाहर की ओर जाएगी जहां उसको दाब कम मिलेगा। अब आप यहां पर वो कॉन्सेप्ट लगाना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, HP से LP। दिख रहा है आपको, हाई प्रेशर बन रहा है समुद्र में, तो हवाएं कहां चल रही है, समुद्र से स्थल की ओर। ये भूमि तो है ना, हमारा देश तो भूमि है, तो समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चल रही है। पहला लाइन क्या बोल रहा है कि 6 महीने तक सागर से स्थल की ओर चलती है। भाई ये सागर है और ये स्थल, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? ये मई जून से चालू होता है, और जब तक ये गर्मी चलती रहेगी, ये कारवा बढ़ता रहेगा। 6 महीने तक ये सेम पोजीशन रहती है। 6 महीने के बाद मामला उलटता है। तो यहां क्या बोला गया, अगले 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चलती हवाएं, मानसूनी पवनों की बात कर रहा हूं मैं, उसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, मानसून रिटर्न लौटता है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट डन। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा वाला कि अगले 6 महीने में क्या होगा भाई साहब, तो उसको भी देख लेते हैं। अगले 6 महीने में ये होगा, इधर आपका अरब सागर, ये मैं लिख देता हूं अरब सागर, ठीक है। उधर आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये दो चीजें तो हमने लिख दी, चलो कोई बात नहीं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये दो चीज हो गई। चलो अब आगे समझ लेते हैं इसको, कलर चेंज कर लेता हूं पहले, फिर समझाता हूं इसको मैं। अब मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर नवंबर के महीने की। पहले मैं जून जुलाई की बात कर रहा था दोस्तों, लेकिन अब मैं बात करूंगा अक्टूबर नवंबर के महीने। अक्टूबर नवंबर के महीने में सूर्य देवता दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर लेते हैं, और वैसे भी 23 सितंबर के तक ही सूरज जो है विषुवत रेखा पर होता है, उसके बाद नीचे खिसकता है। सूरज भगवान जब नीचे दक्षिण गोलार्ध में खिसकते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का आगमन हो जाता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर गिर जाता है, और धरती जल्दी गर्म होती तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर गिरा तो ठंडा पहले कौन होगा? अब टेम्परेचर लो यहाँ होगा, LT, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा भाई साहब? इस धरती पे। जबकि उसके मुकाबले पानी में, ये अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, इन दोनों जगह पर यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा हाई तो नहीं लेकिन फिर भी हाई होगा। किससे हाई होगा? इससे तो ज़्यादा होगा। LT, सॉरी क्षमा करें, प्रेशर LT HT होगा। तापमान तो ज़्यादा होगा लेकिन प्रेशर होगा कम, तो HT होगा, और प्रेशर क्या होगा? LP होगा। अब आप खुद कॉन्सेप्ट लगा लो, हवा कहाँ से कहाँ चलती है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, तो हवा 6 महीने किधर जा रही है? किधर को जा रही है? ये देखो, ये स्थल से समुद्र की ओर जा रही है। भाई साहब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती है, बस यही कॉन्सेप्ट है। 6 महीने तक चला करेगी, और जैसे ही वापस मई का महीना आएगा, अप्रैल एंड से ही शुरू हो जाएगा, मई का महीना आएगा, वैसे वैसे पूरा चक्र बदल जाएगा। और इसीलिए इसे मौसमी पवन कहते हैं, क्योंकि ये एक मौसम एक तरफ, दूसरा मौसम दूसरा तरफ चलती, इसी वजह से मानसूनी पवनों को मौसमी पवनों के नाम से जाना जाता है। बात यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आगे होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ 3 मौसम होते हैं भाई साहब, हमारे एरिया में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं? सर्दी न गर्मी न बरसात, 3 मौसम होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात, यही तो हम पढ़ते हैं। लेकिन ये पूरे मानसून एरिया की बात करो, क्योंकि वहां पर बारिश जो है ये हर उस प्रदेश में होगी जो मानसूनी प्रदेश में आता है, तो बारिश हर जगह होती है यहाँ पर, इसलिए बारिश को हमने क्या मान लिया? ऋतु मान लिया। नहीं तो हम लोग नॉर्मली पूरी दुनिया में 4 ऋतु पढ़ते हैं, पूरी दुनिया की 4 ऋतु हैं, लेकिन मानसूनी प्रदेश में हम 3 को पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। दुनिया की 4 कौन सी है? तो आपने एक गाना सुना होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम 4। तो पतझड़ सावन बसंत बहार ये 4 महीने हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु 4 महीने हो गए। लेकिन अगर मानसूनी प्रदेश की बात करें तो इन मानसूनी प्रदेश में हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ ये लगती है वहाँ पे बारिश होना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि मानसून आता है और बारिश होती है। तो हमने पूरा मौसम बना दिया कि बारिश का मौसम भी होता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच में आता है। बचपन से हमने यही पढ़ा है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, फिर सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है। यही तो चक्र हमने पढ़ा है, तो यही चक्र यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म लू चलती है। ये लू का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के उस इलाके से हैं, पश्चिमी इलाके से हैं, तो डेफिनेटली आपने इसका अनुभव किया होगा। अगर आप राजस्थान में आपका कोई कलीग फ्रेंड कोई रहता हो, उससे पूछिएगा कि लू क्या है भाई, तो बोलेगा कि नहीं लगे तो बढ़िया है। ये लू गर्म हवाएं होती हैं जो राजस्थान के मरुस्थल के आसपास के इलाकों में चलती है, चाहे वो हरियाणा का भाग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का भाग हो, या मध्य प्रदेश का भाग हो, या गुजरात का ऊपरी भाग हो, और राजस्थान में तो चलती ही है। ये गर्म हवा होती हैं, और ये हवा चलती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि उल्टी दस्त जैसी बीमारी लग जाती है। कभी ज़्यादा तो बहुत सीवियर डिजीज़ तो नहीं होता, लेकिन तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए पुराने गांव के नुस्खा भी मैं आपको बता दूं। पुराने गांव के नुस्खे है कि जब भी घर से बाहर निकलो, दोपहर के समय, दिन के समय, जब बहुत तेज गर्मी गिर रही हो, लू की संभावना है मई के महीने में, तो एक प्याज अपने जेब में रख लो, चाहे तो 2 रख लो, एक इधर एक इधर, 2 प्याज रख के चलो। मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल आपकी जान नहीं बचाएगा, वो प्याज बचाएगा। लेकिन वो प्याज जेब में रखा रह जाता, फिर भी लू लग जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि घर वाले ये नहीं बताते कि प्याज को खाना भी है, खाली रखने से कुछ नहीं होगा, कोई टोटका नहीं है, वो साइंटिफिक रीजन है। प्याज को खाने की वजह से शरीर में टेम्परेचर को वो गिरा देता है, पानी की मात्रा थोड़ी सी कम थोड़ी सी कवर कर लेता है, और इस वजह से वो आपको लू लगने से बच जाता है। और हमने वो पूरी चीज़ पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, और हम लोग प्याज उठा के रख लिया जेब में, और घर में जाके प्याज भी वापस, प्याज भी खराब हो गया, आप भी खराब हो गए, दोनों चीज़ खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक मोटिव तो होता है, लेकिन हमने चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा, इस
वजह से हम भूल जाते हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है। ये जो प्रदेश है इनमें बहुत तेज वर्षा होती है, क्योंकि मानसून आता है एकदम से, मानसून आता है तो बादल तक फट जाते हैं, और एकदम से मानसून आता है तो आपने देखा ना क्या मंजर होता है भारत में जुलाई और अगस्त के महीने में। जुलाई और अगस्त के महीने में भारत में मंजर ये होता है कि यहाँ पर एकदम से बारिश होती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो नदियाँ उफान पे होती है। तो देखा होगा गंगा नदी की बाढ़ भूल गए? क्या आपको बिहार की कोसी नदी की बाढ़ पता है जो हर साल आ जाती है? अरे पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी तो जरूर सुनी होगी, या फिर उड़ीसा की ब्रह्मणी नदी के बारे में सुना होगा। ये नदियाँ, चंबल मध्य प्रदेश की, ये सारी नदियाँ उफान पर रहती है, क्योंकि अचानक से बारिश होती है और बारिश होने की वजह से नदियाँ जो है उफान पर आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पर नदियों में ज़्यादातर बाढ़ आने की विभीषिका बनी रहती हैं। ये इन मानसूनी प्रदेश की एक क्वालिटी है, वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस से देखा जाए तो वहाँ की क्या बोल सकते हैं उसको, स्वरूप ही है वहाँ का। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें भाई साहब, तो प्राकृतिक वनस्पति में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। दोस्तों ये मानसूनी प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर प्रकार की वनस्पतियां मिलेगी आपको, चाहे सदाबहार वन हो, चाहे पतझड़ वन हो, चाहे घास के मैदान हो, चाहे कटीली झाड़ियां हो, यानी हर तरह के जंगल, हर तरह की वनस्पति यहाँ पर दिखाई देगी, सदाबहार वन से लेकर के कटीली झाड़ियाँ तक। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एग्जाम्पल में भारत ही ले ले तो भारत में जहां 400 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र भी मिलेंगे, तो वहीं भारत में 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला थार का मरुस्थल भी है जहां कटीली झाड़ियां मिलेगी, और जहां पर 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है सदाबहार वन मिल ही जाएंगे। और भारत के तो मौसिमराम, चेरापूंजी 1000 सेंटीमीटर से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, 1200 सेंटीमीटर चलती है यहाँ पर। तो सोचो आप भारत में कैसा ट्रेंड है। तो आपको सब तरह के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर बारिश जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से नीचे होती है। पतझड़ वन पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। साल, सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन, ये फेमस लकड़ी है हमारे यहाँ, फेमस पेड़ पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियां लोग पसंद भी करते हैं। जीव जंतु की बात करें तो हाथी और गेंडा जैसे विशालकाय शाकाहारी जीव यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि सदाबहार वनस्पति मिलती है, साल भर हरा रहता है, तो जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को जिंदा रहने के लिए तो जगह मिलेगी, तो डेफिनेटली ये होगा ही। ठीक है। और अभी हम लोग, हमारे देश में अभी मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क पालपुर कूनो में हम लोगों ने मतलब भारत की सरकार ने लगभग मेरे ख्याल से कि 8 या 9 के आसपास जो है टोटल चीता को ला दिया है। ये चीता 1947 में आखिरी बार देखे गए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया के महाराजा ने उनका शिकार किया था। लास्ट 3 चीता के बाद खत्म हो गया था, और चीता तब से भारत में नहीं थे, और भारत में 2022 में दोबारा से चीता आ गए हैं। ये पढ़ लेना आप। तो जानवरों की बात करें तो उसके अलावा पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सभी पालतू जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले अनेक चिड़िया इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। फ्लेमिंगो का नाम लिख देता हूँ मैं, हो सकता है आपको याद रहे। फ्लेमिंगो नाम का पक्षी यहाँ पर आता है, और गुजरात के कच्छ के रण में आता है, राजस्थान के घाना के नेशनल पार्क में आता है। तो फ्लेमिंगो नाम का पक्षी दूर से उड़ के हजारों किलोमीटर से यहाँ आता है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर हाथी मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के। हमारे देश में ग्रे काले रंग के मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद रंग के। दुनिया में अकेला थाईलैंड है जिसे भूरे हाथियों का, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं, मानसूनी प्रदेश की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। बात करते हैं मानसूनी प्रदेश की मुख्य विशेषता की क्या क्या मुख्य बातें हैं। यहाँ केवल वर्षा जो है ग्रीष्म काल में होती है। ग्रीष्म लिख देता हूं, क्षमा करें, यहाँ पर मिस हो गया वो चीज। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, गर्मी में होती है। तो वर्षा केवल जो है कौन से काल में होती है? ग्रीष्म काल में, लघु अवधि में होती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है। जून जुलाई में हो गया कभी कभार, जून जुलाई, और अगस्त भी खिंच जाता है, अगस्त में हो जाता है। सब जगह नहीं होती, अल्पकाल में होती। भारत में थोड़ा लंबा समय, 3 महीने देते हैं हम लोग। लंबे समय तक उच्च ताप बना रहता है, हाई प्रेशर ज़्यादा, हाई टेम्परेचर बहुत रहता है यहाँ पर। और लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, ये चीज़ें देखने को मिलती है इन एरियो में। और मिट्टी तो उपजाऊ होती है, क्योंकि पानी गिरेगा, नदियाँ बहेगी, नदियाँ बहेगी तो पर्वतों को काट काट कर मिट्टी तो लाएगी, और मिट्टी लाएगी, बहा कर लाएगी, तो वो दोमट मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी तो मिलेगी ना, तो उपजाऊ मिट्टी तो होगी। अधिक जनसंख्या घनत्व क्यों नहीं होगा भाई? जहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाएगी, जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरेगा, सिंचाई ज़्यादा होगी, नदियाँ होगी, तो कृषि होगी, और कृषि होगी तो जनसंख्या का वहाँ पर विस्तार हो सकता है। यहाँ की जलवायु ही यहाँ की जनसंख्या का प्रमुख कारण है।
मानव जीवन की बात करें तो मानसूनी प्रदेश के मानव जीवन की बात कर लेते हैं। मानसूनी प्रदेश के अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श हैं। मतलब हमारा जो मानसूनी जो प्रदेश है यहाँ पर हर एक चीज होती है, व्यापार होता है यहाँ पर, बागवानी, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार सब कुछ होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि से संबंधित सारी गतिविधियां होती है। कृषि में ऐसी कोई फसल नहीं होगी जो हमारे मानसूनी प्रदेश में, इवन भारत में नहीं उगती होगी। तो भारत में ऐसा आदर्श स्थितियां पाई जाती जिससे पशुपालन हो या उद्योग हो या व्यापार हो या कृषि सब कुछ होता है। यही कारण है कि सिंधु और गंगा के मैदान में प्राचीन समय से सभ्यता बसी आ रही है। यही तो कारण है कि भारत में मानसून बहुत पहले से ही चल रहा है। इसीलिए हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, हड़प्पा संस्कृति का नाम सुना होगा, ये सब इसी जगह पर तो बसी थी। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तत्व और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता के कारण मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है यही मानव जीवन को प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि अगर आपको अच्छी जलवायु, अनुकूल जलवायु मिलेगी तो खेती करोगे, भूमि होगी तो खेती करोगे, खनिज तत्व होंगे तो उद्योग धंधे चल जाएंगे और अन्य प्राकृतिक संसाधन सुलभ हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर मानव जीवन को प्रभावित कर रही, मतलब यहाँ पर मनुष्य का घनत्व इस वजह से बढ़ रहा है। तो मनुष्य का घनत्व बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का कारण अनुकूल जलवायु है, भूमि है, ये सब चीजें हैं। यहां पर लो अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्योंकि लो अयस्क की अगर बात करें तो मानसूनी प्रदेश में, भारत की बात करें तो दुनिया का 25% लोहा हमारे पास भंडार में रखा हुआ है। कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टीन, चांदी और सीसा आदि पदार्थ यहां पर पाए जाते हैं। बाकी और भी पदार्थ है जो कम मात्रा में, लेकिन ये तो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश संसार के सबसे बड़े कृषि प्रदेश कहलाए जाते हैं। सबसे बड़े कृषि वाला प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। इन प्रदेशों की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लिप्त है। पूरे प्रदेश की बात करें, अगर भारत की बात कर ले, ये दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर ले, या जिन जिन प्रदेशों के नाम हमने लिखे 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मानसूनी प्रदेश, सभी प्रदेश में क्या होता है, 2/3 जनता यहाँ करके किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अपना जो जीवन व्यापन करती, कृषि पर करती। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दाल, कहवा हो, गन्ना हो, जूट हो, कपास हो, ये सब यहीं से तो उगता है। हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लो भाई साहब, उत्तर प्रदेश में दूध सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं बहुत होता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र की बात करो, कपास बहुत होता है। चावल की बात करो, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ टॉप पे चलते हैं। चाय की बात करो, अकेला असम काफ़ी है। दाल मध्य प्रदेश, कहवा कर्नाटक में होता है। ये सारी चीज़ें, गन्ना हमारे यूपी में होता है। ये सारी चीज़ों के लिए मानसूनी प्रदेश जो है वो काफ़ी विख्यात है। मानसूनी प्रदेश की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। यहाँ की जो कृषि है, खेती है, ये बारिश पर डिपेंडेंट है, तो वर्षा पर यह कृषि निर्भर करती है। आगे की बात करें, मानसूनी प्रदेश की बात करें तो यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग का 5% है। केवल स्थल की भाग की बात करें तो 5% एरिया पड़ता है खाली, लेकिन विश्व की जनसंख्या 30% यहाँ पर मिलेगी आपको। आप सोचो क्यों? अनुकूल जलवायु, भूमि, खनिज, प्राकृतिक संसाधन बहुत मिलेंगे। तो इन सब वजह से 30% जनसंख्या दुनिया के 5% क्षेत्रफल पर है। तो सोचो कितना घनत्व होगा इस एरिया में। यही कारण है कि मानसूनी क्षेत्रों में घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, यही कारण है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेश पर पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका, इन देशों का प्रभाव मानसूनी प्रदेश पर पड़ता है। क्योंकि सालों से ये लोग इस अच्छी जलवायु के वजह से यहाँ पर आते हैं, अट्रैक्टेड हुए, और साथ ही साथ 2-2 साल तक तो हम पर राज भी किया, तो हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। अनेक विदेशी लोग भारत आकर बस गए हैं। इस प्रदेश में कराची आता है, मुंबई आता है, कलकत्ता, रंगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू और कोलंबो जैसे बड़े बड़े शहर आते हैं। भारत के बड़े बड़े शहर कौन से दिख रहे हैं मैंने? मुंबई, कोलकाता, पाकिस्तान का कराची, म्यांमार का रंगून, सिंगापुर का सिंगापुर, जकार्ता इंडोनेशिया का, ढाका बांग्लादेश का, काठमांडू नेपाल का, और कोलंबो श्रीलंका जैसे ये सारे बड़े बड़े सिटीज़ यहाँ पर आते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े व्यापारिक हब हैं यहाँ पर। तो मानसूनी प्रदेश के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हमारा दूसरा प्रदेश, जिसका नाम है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। बात करते हैं अन्य प्रदेश के बारे में जिसका नाम है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रदेश कहाँ कहाँ तक विस्तारित है। तो सबसे पहले प्रदेश का विस्तार देखते हैं। विस्तार मतलब लोकेशन क्या है। दोस्तों, पश्चिमी यूरोप क्या होता है? ये यूरोप का मैप आपके सामने है, ये पूरा यूरोप है।
और अगर मैं इसको डायरेक्शन में बांटूँ तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इस यूरोप में पश्चिमी वाला एरिया क्या पड़ गया, इस पूरे यूरोप में पश्चिमी वाला एरिया ये पड़ गया, ये पश्चिमी यूरोप का एरिया है। तो पश्चिमी यूरोप के एरिया में आपको क्या लगता है कौन सा देश आएगा? ये यूनाइटेड किंगडम तो बचा हुआ है इधर, यूके जिसे हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ठंडी जलवायु पाई जाती है और जिन जिन देशों में ऐसी सेम जलवायु पाई जाएगी उसको हम लोग ब्रिटेन तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसे ब्रिटेन तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। ये कहना भी गलत नहीं है। इस प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कहा जाता है और इन प्रदेशों का जो विस्तार होता है वो दोनों गोलार्ध में होता है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक होता है? दोनों गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होता है। यानी ये जो पश्चिमी यूरोपियन तुल्य प्रदेश है या जिन्हें हम लोग ब्रिटेन तुल्य प्रदेश कहते हैं, इनका जो विस्तार है ये दोनों गोलार्ध में है। एक गोलार्ध में नहीं बल्कि दोनों गोलार्ध में। और दोनों गोलार्ध का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कि हम कक्षाओं में लगातार पढ़ते आए हैं। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो ये बीच में ये पूरा सिस्टम है। अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ये खास बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ब्रिटेन तुल्य जलवायु है, पश्चिमी यूरोपियन तुल्य प्रदेश है, ये सारे के सारे प्रदेश और इन प्रदेश की जो जलवायु है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेगी। इसका नाम ही पश्चिमी यूरोप है। तो जैसे ये यूरोप महाद्वीप है तो इसका पश्चिमी भाग में मिल जाएगा आपको। इस एरिया में जो जो देश आएंगे उनके नाम लिख दो, ये सब पश्चिमी महाद्वीपी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहलाएगी। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं इस प्रदेश में कौन कौन आते हैं। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिम यूरोप आता है। उत्तर पश्चिम यूरोप में आपका इंग्लैंड आएगा, आयरलैंड आएगा, डेनमार्क आएगा, नीदरलैंड आएगा, इसमें नॉर्वे का कुछ हिस्सा आएगा। ये सारे के सारे देश क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे उत्तर पश्चिमी यूरोपियन कंट्री। दूसरा, इसके अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत भी आएगा। कनाडा जो है उसका ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत भी इसमें आएगा। दक्षिण अमेरिका का चिली जो है वो उसका दक्षिणी भाग भी इसमें आएगा और न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग भी इसमें आएगा। इससे पहले कि हम लोग इसको आगे बढ़े, मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये कहाँ से कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये रहा आपका एक मैप जिसमें हम लोग 0 डिग्री डिनोट करते हैं, बिल्कुल बीच में 0 डिग्री विषुवत रेखा को। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कहाँ से कहाँ तक मिलती है, तो ये 40 डिग्री हो गया आपका 40 डिग्री, ये हो गया आपका 65 डिग्री। तो 40 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो गया आपका 65 डिग्री। 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, दक्षिणी गोलार्ध में भी 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, इन दोनों के दोनों क्षेत्रों में आपको मिलेगी ब्रिटेन तुल्य जलवायु, जिसे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ये जलवायु ठंडे प्रदेशों की होती हैं। चूंकि इस जलवायु का संबंध इंग्लैंड से है, ब्रिटेन से, इसलिए इसका नाम ब्रिटेन तुल्य जलवायु रखा गया। आइए बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहाँ जहाँ ये जलवायु पाई जाती हैं। तो उसके लिए आपको एक मैप की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैप जो है, हम अभी मैप हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये मैप हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये दिखा गया है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले एक जो लिखा वो तो डिनोट कर देंगे हम लोग। पहला हमारा था कि उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश आ गया। दोस्तों इसके अलावा और भी प्रदेश है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या बोल रहे हैं कि साउथ अमेरिका जो है आपका, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका वाला रीजन, कोशिश करता हूँ कि इसको हल्का फुल्का बन जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बनता, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको बना के दिखा दूँ। ये वाला एरिया जो है ये चिली है, लेकिन चिली का पूरा भाग नहीं आता, केवल ये वाला भाग आता है, वो भी साउथ वाला भाग आता है, दक्षिणी वाला भाग आता है। तो चिली का केवल दक्षिणी वाला भाग हिस्सा आएगा। ये जो है ये आपका कहलाएगा चिली, ये यहाँ पर भी पाई जाएगी। तो चिली जो है दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा एक और जो है, सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको एक आइलैंड जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ये आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे दक्षिण में देश है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। इसकी कैपिटल दुनिया की सबसे दक्षिणतम कैपिटल है। और ये जो है, ये जो इसका दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है यही कहलाता है कौन सा? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो पश्चिमी
यूरोप तुल्य जलवायु जिसकी है ये यहाँ पर पड़ेगी। ये आपका हो गया न्यूजीलैंड, ये आपका चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, तो कनाडा भी बना के देख लेते हैं। हमारे पास इतना तो है कि हम लोग महाद्वीप को बना सकते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत नहीं तो कम से कम इतना कि आपको काम आ जाए, इतना तो बना देंगे। क्षमा करें, ये बहुत ज़्यादा ही गलत बन गया, थोड़ा और कोशिश कर सकते हैं इसको अच्छा बनाने की। ये आपका लगभग ये मान के चलो कि बना हुआ है, लेकिन ये कनाडा आपका ऊपर, ये कनाडा, और कनाडा का पश्चिमी भाग मतलब ये हो गया आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये कुछ भाग है, चिली हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड का पश्चिमी दक्षिणी भाग हो गया जिसे पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहलाई जाती है। पश्चिमी यूरोप जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाएगी, ये ध्यान रखना आप। तो ये बहुत आसान से रीजन ये, लेकिन ध्यान रखना दोनों गोलार्ध में कितने डिग्री अक्षांश पर, 40 से 65 डिग्री, ये दो चीज याद रख ली तो आपका आधा आंसर तो यहीं पर सही हो जाएगा। जलवायु प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में वर्ष भर पछुआ पवनें चलती। पछुआ पवनें क्यों बोल रहा हूं मैं, पछुआ पवनें इसलिए बोली जाती है, फिर से इसका मैप बनाता हूं मैं। 0 डिग्री यहां पर ये हो गया आपका, पछुआ पवनें चलती है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और नीचे भी ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया। ये तो आपको पता होगा। मैं अगर ऐसा बनाऊं कि 0 से 30 डिग्री के मध्य में ऐसी हवाएं चल रही, ऐसी पवनें चल रही है जिनकी दिशा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी की सारी पवनें कैसी दिखाई, इन पवनों को बोलेंगे हम लोग व्यापारिक पवनें। क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवन। 0 से 30 डिग्री के बीच में जो पवन चलती है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवन। लेकिन अगर बात हो रही है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की, तो पवन की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। ये पवन चलती है दोस्तों इस ब्रिटेन तुल्य जलवायु में, और इसकी दिशा जो है इस तरीके की है, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर टकराएगी। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पछुआ पवने, पछुआ पवन। और इसी पछुआ पवन के प्रभाव में रहता है यह क्षेत्र। यही कारण है कि महाद्वीपों के कौन से भाग में पाई जाती है ये जलवायु, यह प्रदेश पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये यहां से ध्यान रखना। इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं जिससे वर्षा होती है। साल भर चक्रवात आएंगे यहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहीं पर आते हैं क्योंकि 60 डिग्री के पास ही वो जगह जहाँ पर गर्म हवा ठंडी हवा टकरा करके ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके बादल बना के वर्षा कर देती है। इसे वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं, चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। वर्षा की मात्रा ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा शीत ऋतु में आते हैं, विंटर सीजन में ज्यादा आते हैं, इस वजह से। आगे बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश के जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कौन कौन से? प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में घने वन पाए जाते हैं। कौन से वाले? पर्णपाती। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां शीत ऋतु में बारिश हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तो बहुत मान लो, तो 50 या 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती होगी, 50 के आसपास भी होती होगी, तो भी वहां पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो पर्णपाती ही होंगे, जो पत्तियां गिरा देते हैं सूखे वाले मौसम में। और हमारे देश में भी पर्णपाती होते हैं लेकिन सदाबहार भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। इन वन में शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं वृक्ष, जैसे ओक, एल्म, बर्च, बीच, पॉपुलर, हार्नबीम, ये बहुत सारे वृक्षों के नाम हैं। अब आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक आध वृक्षों के नाम लिख सकते हैं। नीचे भी वृक्ष लिए गए हैं। पहाड़ी ढाल और उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में एक तो नॉर्मल वनस्पति तो होगी, उसके अलावा जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, जो उत्तरी भागों में जो पहाड़ी ढाल होते हैं, ढाल वाले क्षेत्रों में भाई पहाड़ पे जाओगे तो हाइट तो बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम टेम्परेचर में उगने वाले पेड़ उगते हैं, जैसे हम लोग शंकुधारी वन कहते हैं, जैसे रेड रोजवुड के नाम से, रोजवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार, ये वृक्ष वहां पर मिलते हैं। तो ये वहां की विशेषता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मानव गतिविधियों की बात करें तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जो जलवायु है ये यूरोप से जुड़ा हुआ है, तो ये विकसित देशों की बात हो रही है। यहाँ कृषि, उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है और बड़े पैमाने पर।
पर्णपाती वनों को साफ करके विस्तृत और गहन खेती की जाती है। खेती भी होती है, उद्योग धंधे भी हैं, विकसित भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके, कौन से वाले वन होते हैं? पर्णपाती वन होते हैं, उनको साफ करके खेती की जाती है। चाहे गेहूं की बात हो, चाहे जौ या आलू या चुकंदर की बात हो, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कृषि के साथ साथ ये देश पशुपालन भी करते हैं। तो चाहे इंग्लैंड की बात करो, चाहे डेनमार्क की बात करो, डेयरी के मामले में ये टॉप पे चलते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी किस्म की गायें आपको यूरोप के इसी पश्चिमी भाग में मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क की जो अर्थव्यवस्था है वो डेयरी उद्योग पर डिपेंड है, और डेयरी उद्योग बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी उद्योग के लिए जो फेमस देश है वो डेनमार्क ही है। लंदन डेयरी के नाम से लंदन भी, ये जो इंग्लैंड है ये भी काफ़ी फेमस है। उसके आसपास नीदरलैंड वगैरह बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर ये वाली जो डेयरी फार्मिंग है यानी पशुपालन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। न्यूजीलैंड में भेड़ का पालन व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। न्यूजीलैंड में भेड़ों को बहुत मात्रा में पाला जाता है क्योंकि उससे ऊन भी मिलता है और मांस का निर्यात भी हो सकता है, तो उसके व्यापार के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चीन तुल्य प्रदेश के बारे में। ये चीन तुल्य प्रदेश क्या है? चीन तुल्य प्रदेश नाम से जाहिर है कि ये चीन से जुड़ा हुआ होगा। इन प्रदेशों को चीन प्रदेश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इन प्रदेशों का जो विस्तार है वो शीतोष्ण कटिबंध महाद्वीपों के पूर्वी ढाल पर होता है। अब शीतोष्ण कटिबंध तो मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो जरूर जान लेते हैं इसको कौन सा एरिया है। ये बात कर रहे हैं 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पूरी जलवायु पाई जाएगी। तो ये जो प्रदेश है इसकी बात अगर करना है तो पहले तो 0 डिग्री वाली कॉलम खींच दो, फिर एक 25 डिग्री वाली लाइन खींच दो। ये भाई 25 डिग्री खींच दी, और 25 के बाद 40 वाली खींच रहा तो हम 40 की खींच देते हैं। ये 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पाया जाता है। नीचे भी 25 डिग्री खींच देता हूँ, 25 डिग्री, और फिर कौन सी डिग्री चाहिए हम लोगों को? 40 डिग्री, ये खींच दी। 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। इन दोनों जगह पर पाए जाने वाले अक्षांशों पर, दोनों अक्षांशों पर पाई जाती है, लेकिन कौन से किनारे पर? महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाई जाती है, ध्यान रखना आप। तो कोई भी महाद्वीप हो, चाहे वो चीन हो या चाहे दुनिया का अमेरिका हो या कोई भी देश हो, अगर आपको देखना है कि चीन तुल्य जलवायु कहाँ मिलेगी तो पहली बात तो पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व में होती ज़्यादातर ये, तो दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। और 25 डिग्री से 40 डिग्री में, दक्षिण पूर्व क्यों बोला? क्योंकि 25 डिग्री नीचे आएगा, इस वजह से ध्यान है। अब इस प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? दक्षिण पूर्वी चीन, देखिए मैंने बात की अभी दक्षिण पूर्वी की, दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दक्षिण पूर्वी ब्राजील, ब्राजील का भी दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग। ज्यादातर महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी भाग में ही है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं चाइनीज जो चीन तुल्य जलवायु है। देखिए चाइना ये यहाँ पर है, ये चाइना ही तो है ये, और ये चाइना का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये दक्षिण पूर्वी चाइना, दक्षिण पूर्वी चीन, ये काय में पड़ेगा? चीन तुल्य जलवायु में पड़ेगा। हम अमेरिका की बात करें तो भाई साहब ये आपका अमेरिका है, ये वाला अमेरिका रीजन है। और अमेरिका का ये भाग कौन सा हो गया? ये भी कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी यूएसए, ये यहाँ पर हो गया। ये भाई साहब ब्राजील यहाँ पर है, ये ब्राजील, ये ब्राजील का भी कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी ब्राजील भाग। तो यही तो हमें पढ़ना है। अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का, यह पूर्वी तट, पूर्वी दक्षिण अफ्रीका। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये पूर्वी तट, या इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इतना सारा हो गया देखो। तो भाई दक्षिण पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी चीन ज्यादातर महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी या पूर्वी वाले भाग में पाए जाते हैं। क्योंकि कहाँ से कहाँ है भाई साहब? 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री दोनों गोलार्ध में। आप चेक कर लो मैप में कि ये कौन सी डिग्री पर है, आपको 40 डिग्री और 25 डिग्री के बीच का ही क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि ये जलवायु वहाँ पर होती है। अब इसकी विशेषता देख लेते क्या विशेषता है, जलवायु कैसी होती है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है। देखिए 25 डिग्री के आसपास से वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होगी, शीत ऋतु में नहीं होती है। शीतकाल जो है वो शुष्क रहता, मतलब इस क्षेत्र में वर्षा वाकई ज़्यादा नहीं होती है। और महाद्वीप के भीतरी भाग में पहुंच जाओ तो वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है।
महाद्वीप के भीतरी भाग में पहुंचा तो वर्षा की मात्रा और कम होती जाती है। देखो ना, ये यूएसए की बात कर लेते हम तो, और कहाँ जाएं, यूएसए की बात कर लेते, जहाँ हम यूएसए के उत्तर पूर्वी बात की बात कर रहे थे ना, ये यूएसए की बात कर लो, मान लो ये आपका यूएसए हो गया। इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर वर्षा तो हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर के क्षेत्रों में जाओगे, क्या बोल रहा है, लाइन को समझो, महाद्वीपों के भीतरी भाग में, तो महाद्वीपों के भीतरी भाग में हम भी पहुंच गए, ये भीतरी भाग, तो यहाँ से हवाएं जब मॉइस्चर लेके चलेगी, बारिश करते 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 यहाँ पर सूखा जैसा हो जाएगा, कम बारिश होगी, कम मिनिमम बारिश होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर पेड़ ना उग के क्या हो गया, घास के मैदान, इसी वजह से प्रेरी घास का मैदान यहाँ पर विकसित हुआ है। कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोगों को, क्यों? क्योंकि हमने पहले प्रेरी घास के मैदान के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर घास के मैदान होते हैं, जहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है वहाँ थोड़े बहुत पेड़ हो जाते हैं, वहाँ पर और वर्षा होती है वहाँ पर घने पेड़ होते हैं। तो पेड़ों का संबंध सीधे वर्षा से है, इसलिए यहाँ पर आंतरिक भागों में घास ज़्यादा उगेगी। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती और सदाबहार दोनों मिश्रित वन मिलेंगे, और ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्ष में जैतून की बात कर लो, चीड़, स्प्रूस, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ मिलेंगे, ये भारत में भी मिलते हैं यूकेलिप्टस। प्रदेश में मैदानी भागों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पर्णपाती वन के साथ साथ कुछ हद तक सदाबहार वन भी। अलग अलग देशों की बात हो रही है, अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी तो है भाई, ब्राज़ील में तो अमेजोन के जंगल भी है। मानव गतिविधि की बात करें तो यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ पर गहन कृषि होती है, गहन कृषि मतलब जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो, आधुनिक कृषि होती हो, मशीन की व्यवस्था हो, एक साल में एक से ज़्यादा बार खेती होती हो, जो खेती केवल पेट भरने के उद्देश्य से नहीं, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हो, गहन कृषि कहलाती है। और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी यहाँ पर नहीं गिरती है, और सिंचाई सुविधा है यहाँ पर, इसी वजह से तो यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, पूरे वर्ष फसलें उगती है। सिंचाई की व्यवस्था सबसे मेन है, क्यों है? क्योंकि चाइना सिंचाई के मामले में बहुत आगे है, अमेरिका है सिंचाई में आगे, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कोई गरीब देश है ही नहीं ना, सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री है, इस वजह से यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं हमारे आखिरी प्रदेश सेंट लॉरेंस प्रदेश की। सेंट लॉरेंस नदी का नाम है जो कि यूएसए में है, इससे जुड़ा हुआ मामला है ये। और जिस तरह ये बिल्कुल उसके पास ही में चीन तुल्य जलवायु देखिए आपने, जो चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में है, या इस दक्षिण पूर्वी को आप उत्तर पूर्वी में ले आओ, दक्षिण पूर्वी को उत्तर पूर्वी कर दो तो आपकी जलवायु चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पहले बात कर रहे थे कहाँ की, 25 से 40 की, ये शुरू होती है 40 से 65। सेंट लॉरेंस तुल्य जल प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे, दक्षिण गोलार्ध में नहीं मिलेंगे। क्यों? कारण क्या है नहीं मिलेंगे? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में महासागर है, महाद्वीपों का विस्तार कम मिलता है, इस वजह से वहाँ महाद्वीप ही नहीं है, तो कहाँ पर डेवलप होगी? तो सीधी सी बात है, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप में पाए जाएंगे, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर मिलते हैं, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, दक्षिणी में नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री तक भी मिलता है, कुछ कुछ जगह पर 35 डिग्री पर भी पाया, जैसे अमेरिका में मान लो या चाइना में मान लो, चाहे क्योंकि चाइना के नीचे इधर जापान वापान भी आ गए हैं, तो यहाँ तक भी अगर 35 डिग्री मानो तो हो सकता है कई जगह पर 35 डिग्री तक भी पाया गया हो। वहीं इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग आएगा, कनाडा का उत्तर पूर्वी भाग आएगा, चीन का उत्तर भाग आएगा, और कोरिया और जापान का उत्तरी भाग शामिल है। तो कोरिया, जापान चाइना के पास में ही है, चाइना खुद है उत्तरी भाग, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का यूएसए का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तर पूर्वी भाग, ये सब इस जलवायु में पाए जाएंगे। लेकिन दक्षिण के नाम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए केवल उत्तरी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में नहीं पाई जाती। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु की बात करें तो इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, वर्षा तो साल भर होती है यहाँ पर, और ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्मी में बरसात ठंड की बजाय ज़्यादा हो जाती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में, शीतकाल जो है मतलब ठंडी जो है, जो ठंड का समय है, चीन तुल्य जलवायु में देखिए 25 से 40 डिग्री पे इतनी गर्मी नहीं गिरती, जो कि 45 से 65 पे तो ठंड, क्षमा करें, 25 से 40 पे ठंड कम गिरती है, गर्मी ज़्यादा गिरती है। जबकि 40 से ऊपर जाओगे तो ठंडी बढ़ जाएगी, तो यहाँ की ठंडी कठोर होती है, तो ये चीन तुल्य जलवायु से ज़्यादा कठोर होगी। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो तटवर्ती भागों में कोणधारी वन पाए जाएंगे। तटवर्ती भाग यानी उत्तर पूर्वी भाग, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाएंगे, और ठंडा क्षेत्र है इसलिए पाए जाते हैं कोणधारी वन, नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल वृक्ष भी पाए जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये 45 से 65 वाला इलाका है, तो टेगा वनस्पति मिलेगी, यहाँ पर नॉर्मल वनस्पति
नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अंदर वाले भागों में जाते हैं वहां पर घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी और पर्णपाती दोनों वन मिलेंगे। कुछ कुछ दक्षिणी जगह, अगर इसी पूरे एरिया की बात करें तो दक्षिणी भाग में कुछ हद तक पर्णपाती वन भी मिलते हैं। चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, ये कुछ वृक्षों के नाम है जो आप याद रख सकते हैं। ये वृक्ष इस सेंट लॉरेंस प्रदेश में आपको मिलेंगे। बात अगर करें इसके मानव गतिविधियों की, तो बसंत का जो महीना काल होता है, जिसे हम लोग मार्च के आसपास का महीना बोलते हैं, इसमें गेहूं की विस्तृत कृषि कनाडा में की जाती है। कनाडा तथा पूरे एरिया में खेती की जाती है गेहूं की। कनाडा और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और कनाडा में इस प्रदेश में ज़्यादा जो व्यापार होता है, लकड़ी का व्यापार बहुत होता है, बहुत इनके पास वन है। तो अमेरिका में लकड़ी, लुगदी और कागज़ के उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि पूरा कनाडा में जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर कागज़, लुगदी बनाने का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास वृक्ष बहुत ज़्यादा है, कच्चा माल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सारे के सारे अध्याय नंबर 10 के हमने प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, कक्षा 8वीं के जो सामाजिक विज्ञान के जो वीडियो उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए खासकर हम लोग बना रहे हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको सब मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि 2 या 4 या 5 वीडियो देखने के बाद आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो या किसी प्रकार का कोई कोर्स बाय करने का बोलेगा। दोस्तों, ना तो हम किसी प्रकार का कूपन कोड स्कीम चलाते हैं। हम लोग तो आश्वस्त होकर ये बोलते हैं कि फ्री, बिल्कुल फ्री है, वॉच 100% फ्री। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स का ये प्लेटफॉर्म आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोर्सेस उपलब्ध कराता है, और कोर्सेस कुछ इस प्रकार है। CBSE NCERT बेस्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में आपको प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आपको NTSC, ओलंपियाड और CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। वहीं आपको IIT, JEE और नीट जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस हो या RRB हो या UPSC हो या SSC हो या बिहार या यूपी बोर्ड की बात हो या जेब और केब जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों ना हो, मैग्नेट ब्रेन सभी को बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो वाकई अच्छे लग रहे तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।